हमने अपना प्रोडक्ट लिस्टिंग का पेज बना लिया था जिसमें कि अभी जो डेटा था वो सिर्फ स्टैटिक था। तो अब क्या करेंगे, हम एपीआई कॉल करेंगे, जो हमने एपीआई बनाई थी बैकएंड के लिए एपीआई कॉल करेंगे, और एपीआई से कॉल करके डेटा को हमने यहाँ पे फ्रंट एंड में शो कराएंगे। तो ये जो अभी मेरी स्क्रीन पे दिखाता हूँ, तो मेरी स्क्रीन पे जो शो हो रहा है, तो अभी ये स्टैटिक है जो हमने यहाँ पे बनाया था। ठीक है, तो अभी हम ये डेटा कहाँ से आएगा, एपीआई से कॉल आएगा, एपीआई कॉल करके लेके आएंगे। तो सबसे पहले चलो हम अपना बैकएंड सर्वर को ओपन करते हैं। ए, हम्म, सबसे पहले न्यू विंडो के लिए कंट्रोल एन, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट एन, तो एक और वीएस कोड ओपन हो जाएगा। इसमें हम ना बैकएंड कोड को ओपन करते हैं। मेरा बैकएंड कोड कहाँ था, मर्न फोल्डर में, और यहाँ पे बैकएंड वाला फोल्डर है, इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ठीक है, तो मेरा बैकएंड ठीक है। तो अपना बैकएंड स्टार्ट करते हैं। टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, npm run start। ठीक है, बैकएंड हो रहा है, बैकएंड रनिंग है, तो इसको कर देते हैं हम मिनिमाइज, अपना फ्रंट एंड का कोड दिखाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम एपीआई कॉलिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे, एक्सियोस का यूज करेंगे। तो एक्सियोस पहले देख लेते हैं, एनपीएम की, एक्सियोस एनपीएम, जो कि है ना हमारी एच रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट करने के काम आता है। अलाउ टू डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म दैट मेक इट सिंपल एंड फास्ट सैस कंपनीज टू लॉन्च क्रिटिकल यूजर बैकिंग। ठीक है, कुछ नहीं, चलो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं हम। कॉपी करते हैं, टर्मिनल को ओपन, यहाँ पेस्ट करेंगे npm i axios। ठीक है, अभी ये इंस्टॉल हो रहा है। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तो देख लेते हैं एपीआई कॉल कैसे कराता है, यहीं कहीं होगा। सबसे पहले तो axios को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद आ, हाँ, ये तरीका है। गेट गेट के लिए ऐसे ऐसे यूज करते हैं। गेट, ये प्रोमिसेस लगा रखे हैं, डॉट देन डॉट कैच, अगर कोई एरर आती है फाइनली। ठीक है, और ठीक है, कोई कोई पैरामीटर पास करना है अलग से, तो ऐसे ये पैरामीटर मतलब वो जो हम ऐसे करके पास करते हैं किसी भी यूआरएल में। जैसे कोई भी यूआरएल होता है, क्वेश्चन मार्क नेम इक्वल टू, जो भी डालना है हमको, वो ये पैराम्स होते हैं। हमारा इंस्टॉल हो गया होगा, ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसको करते हैं इंपोर्ट, जैसे हमारी इसमें इसमें हो रखा था इंपोर्ट। अब इसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है, इसमें हम दो हुक्स का यूज़ करेंगे जिसको हम इंपोर्ट करते हैं यहाँ से। अब बताऊंगा वो क्या क्या होते हैं। एक है यूज़ इफेक्ट, और होता है यूज़ स्टेट। ठीक है, यूज़ स्टेट और यूज़ इफेक्ट। यूज़ स्टेट का क्या यूज़ होता है, यूज़ स्टेट का यूज़ होता है कि कंपोनेंट का एक स्टेट वेरिएबल क्रिएट करना। तो स्टेट वेरिएबल क्या होता है, तो स्टेट वेरिएबल ये होता है जो कि हमारे जो, जैसे कि ये कंपोनेंट है प्रोडक्ट्स नाम से जो हमने कंपोनेंट बनाया है, ये कंपोनेंट है। तो जो स्टेट वेरिएबल होगा वो इस कंपोनेंट को बिलोंग करेगा। तो क्या होगा ना, जैसे ही उस स्टेट वेरिएबल में कोई भी चेंज होगा, कुछ भी चेंज होता है, तो फिर तो ये कंपोनेंट दोबारा री रेंडर हो जाएगा। मतलब मतलब जैसे कि इनिशियल स्टेट में, स्टेट में उस स्टेट वेरिएबल के अंदर कोई डेटा नहीं रहेगा, हम एपीआई कॉल करेंगे फिर डेटा आएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें बस उस डेटा के अंदर, जो स्टेट वेरिएबल के अंदर डेटा को इंसर्ट कराना है, डेटा ऐड होगा, तो ऑटोमेटिक ये री रेंडर हो जाएगा, तो फ्रंट एंड पे रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। तो स्टेट वेरिएबल का ये काम होता है, मतलब चीज़ों को डायनामिक करना। जैसे कि अभी तो ये स्टेटिक है, फिर इसको इसको डायनेमिक करेगा।
और यूज इफेक्ट का, और यूज इफेक्ट एक और हुक है रिएक्ट का, जो कि जो कि कॉल होता है जैसे ही ये कंपोनेंट लोड होता है ना, जैसे ही कंपोनेंट लोड होता है तो यूज इफेक्ट कॉल हो जाता है ऑटोमेटिकली। जैसे यूज यूज इफेक्ट, इसका ये एक एरो फंक्शन लेता है। ये दो पैरामीटर, एक एरो फंक्शन होता है और एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे ये ब्रैकेट में ये एरे लेता है, मतलब कुछ भी इसमें वेरिएबल डाल सकते हैं। अब इसका यूज क्या होता है वो बाद में बताएंगे। तो फिलहाल के लिए जितनी बार ये पहली बार जब पेज कंपोनेंट लोड होगा तो ये फंक्शन रन होगा, ठीक है। तो इस फंक्शन के अंदर मुझे जो भी काम कराना है तो मैं वो काम करा सकता हूँ। कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। यूज इफेक्ट, जब ये फर्स्ट टाइम लोड होगा तो ये जब कंपोनेंट फर्स्ट टाइम लोड होता है तो यूज इफेक्ट फंक्शन कॉल होता है, ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि फंक्शन कब कब कॉल हो। मुझे जैसे ही, हाँ, यहाँ पे हमें एक कोई वेरिएबल को ऐड करते रहते हैं, जितने भी वेरिएबल, जैसे कि var1 var2। तब इसमें क्या होगा, अगर ये कोई वेरिएबल मैं बनाता हूँ यहाँ पे अपने const var1, जैसे कि 1, const var2 इक्वल टू 2, ठीक है। अब जब जब कभी भी इन वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, इन वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होती है और मैंने इन वेरिएबल्स को यहाँ पे एरे में दे रखा है, तो जैसे ही ये यूज इफेक्ट को पता चलेगा कि ये इन दोनों में से किसी की वैल्यू चेंज हुई है, यहाँ पे एक ये मल्टीपल पैरामीटर, मल्टीपल दे सकते हैं वैल्यूज। जैसे ही पता चलेगा कि इन दोनों में से कोई वैल्यू चेंज हुई है तो ये यूज इफेक्ट फंक्शन दोबारा रन कर जाएगा। यहाँ पे यूज इफेक्ट का काम ये होता है। फिलहाल के लिए इसको करते हैं रिमूव, इसको भी करते हैं रिमूव। और एक हम क्या लेते हैं स्टेट वेरिएबल, तो स्टेट वेरिएबल जो बनाते हैं हम, तो ये दो पैरामीटर रिटर्न करता है। यूज स्टेट ये दो वैल्यूज रिटर्न करता है जो कि एरे फॉर्म में होती है। एक होती है स्टेट का नाम, वेरिएबल का नाम, और एक फंक्शन, मतलब जैसे एक गेटर सेटर होता है ना फंक्शन, बिल्कुल सेम वैसे ही यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हैं, प्रोडक्ट्स सेट प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये दो वैल्यूज रिटर्न करता है यूज स्टेट जो हुक है वो दो वैल्यूज रिटर्न करता है। पहला जो होगा जिसके अंदर मेरी वैल्यू स्टोर होगी, और दूसरा वो होगा जिसके थ्रू मैं इसके अंदर वैल्यू स्टोर करूंगा। और इनिशियल वैल्यू इसके अंदर क्या होगी, ये एज अ एरे होगा, जो कि मुझे अभी फिलहाल के लिए एरे ऑफ प्रोडक्ट्स होगा, मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे इसके अंदर प्रोडक्ट के, तो फिलहाल के लिए ये एक एम्प्टी एरे है, ठीक है। यूज स्टेट क्या देता है, दो पैरामीटर देता है, सॉरी दो पैरामीटर नहीं, दो वैल्यूज रिटर्न करता है मुझे एरे एरे के अंदर। एक होती है प्रोडक्ट और एक होती है सेट प्रोडक्ट्स। मतलब एक के अंदर होती है मेरी वेरी वैल्यू स्टोर होती है, और एक के अंदर एक से मैं वैल्यू को स्टोर कराता हूँ, ठीक है। अब हम एपीआई कॉल कराने का क्या तरीका, सबसे पहले हम एसिंक्रोनसली कॉल कराएंगे। एक फंक्शन बनाते हैं हम, कॉन्स्ट गेट प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे एक कमेंट डाल देते हैं, एपीआई कॉलिंग गेट प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये भी हम जैसे एरो फंक्शन बना देते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही इसको हम एसिंक्रोनस बनाएंगे। ठीक है। अब तो एक्सियोस से एपीआई कॉल करने का क्या तरीका होता है, अवेट, चलो तो अवेट एसिंक्रोनस से अवेट लगाएंगे, अवेट एक्सियोस डॉट। अब यहाँ पे मल्टीपल मेथड्स होते हैं, जिस मेथड अभी हमारी जो पोस्टमैन का है हमारा, पोस्टमैन ओपन करते हैं। ठीक है, मेरे प्रोडक्ट लिस्ट की एपीआई ये रही। जब मैं इसको कॉल कराऊंगा,
ठीक है, तो इसने मुझे ये डेटा दिया, तो उस कॉल कराने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक तो गेट मेथड, ये मुझे अब एपीआई के एंड पे बताना होगा, तो वो कैसे बताऊंगा, आप बस गेट लिख देंगे। ठीक है, गेट। अब इसको मुझे यूआरएल देना होगा कि भाई क्या यूआरएल है, एंड पॉइंट तो देना पड़ेगा ना ये वाला। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, बस ये करना है, एपीआई कॉल हो जाएगी। अब ये यहाँ से क्या देगा, रिस्पॉन्स देगा, जो रिस्पॉन्स मुझे यहाँ मिल रहा है ना, इधर, तो ये रिस्पॉन्स यहाँ देगा, तो कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स के अंदर आ गया। ठीक, अब हम क्या कराते हैं, इसको ना लॉग करा के देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स, इसके अंदर क्या क्या डेटा आ रहा है। अब ये फंक्शन अभी हम इसको सेव कर देते हैं और रीस्टार्ट करते हैं, एंड npm स्टार्ट। ठीक है ना, ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो उससे पहले तो मैं इंस्पेक्ट ओपन कर लेता हूँ, इंस्पेक्ट। ठीक है, इंस्पेक्ट पे हम बोल लेंगे यहाँ पे कंसोल। अब मैं अपने प्रोडक्ट्स वाले पेज पे जाता हूँ, तो प्रोडक्ट्स वाले पेज पे गया, तो फिर की एरर दे रहा है, कोई बात नहीं, ये अभी है। ये यूज इफेक्ट, इसने मेरा यूज इफेक्ट एक बार कॉल करा है। ठीक है, जब हमारा कंपोनेंट लोड होता है तो फिर तो यूज इफेक्ट वाला फंक्शन कॉल होता है। ठीक है, अभी मेरी एपीआई कॉल नहीं हुई, तो इस फंक्शन को यहाँ से यूज इफेक्ट में डाल देते हैं हम। यूज इफेक्ट में अब हमने सेव कर दिया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कॉल हो गई होगी, लेकिन ये मुझे एक नेटवर्क एरर दे रहा है। ये कह रहा है कि कोर्स की एरर आ रही है। ठीक है, तो मुझे जो एपीआई कॉलिंग जो देखनी है वो मैं कहाँ पे देख सकता हूँ, नेटवर्क टैब में आके देख सकता हूँ, जो जितनी मेरी एपीआई कॉलिंग हो रही है। तो यहाँ पे बस फिल्टर आउट करना है मुझे फेच एक्स एच आर पे, तो ये मुझे कोर्स की एरर दे रहा है। ठीक है, मेरे बैकएंड सर्वर अलाउ नहीं कर रहा है फ्रंट एंड को कि भाई मैं इसको यूज कर के, कि मैं एपीआई कॉलिंग अलाउ नहीं कर रहा है मेरा बैकएंड सर्वर। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अपने बैकएंड सर्वर में जाते हैं। अब हम इंडेक्स में हमने, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाली प्रॉब्लम को फेस करते हैं, अगर हम ये वाली प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है, हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। चलिए, इसको हम करेंगे बंद, npm इंस्टॉल कोर्स। ठीक, स्टैटिक ओरिजिन वन क्रॉस ओरिजिन, हमने उसको कर लिया है इंस्टॉल। अब उसको करते हैं पोर्ट कॉन्स्ट कोर्स रिक्वायर, कहाँ से, कोर्स से। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये एक मिडलवेयर है जो कि अलाउ करेगा रिक्वेस्ट को ऐप डॉट यूज कोर्स, कि कहीं से भी आए तो उसको अलाउ कर दे कि भाई तुम एक्सेस कर सकते हो इस एपीआई को। अरे यार, फिर यूजर लिख दिया, ऐप डॉट यूज। ठीक है, अब हो गया। अब मैं अपना फ्रंट एंड पे आता हूँ, दोबारा एपीआई कॉल करता हूँ, तो इसने मुझे एपीआई कॉल कर दी, अब की बार कोई भी एरर नहीं आई। और मैं अगर इस पे क्लिक करूँ और मैं प्रीव्यू पे जाता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ मुझे डेटा मिल रहा है सारा का सारा,
जो मुझे यहाँ से मिलता था, जो मुझे पोस्टमैन में मिल रहा था ना, वो मुझे यहाँ से भी मिलने लगा, ठीक। और मैं रिस्पॉन्स में ये पूरा रिस्पॉन्स मिल जाएगा, और प्रीव्यू में बस वो फॉर्मेट करके आ रहा है। तो बस इस डेटा को, ये जो प्रोडक्ट्स वाले डेटा है, प्रोडक्ट्स का जो डेटा है, इसको मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिस्ट कराना है बस। तो हमने लॉग भी कराया था रिस्पॉन्स को, तो कंसोल में जाते हैं, तो रिस्पॉन्स ये जो हमने लॉग कराया था, रिस्पॉन्स को जो लॉग कराया था उसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये देखो यहाँ पे बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट आ रहा है, पूरे रिस्पॉन्स की डिटेल है इसके अंदर। इसमें एक हेडर्स है, रिक्वेस्ट है, जो हमने रिक्वेस्ट भेजा था वो स्टेटस कोड है जो वहां से मिल रहा है हमें, और हेडर्स है, हेडर्स के अंदर की कंटेंट टाइप क्या है, बाकी सारी चीजें। और हमें इन सब की नीड है भी नहीं, हमें सिर्फ नीड है इसके अंदर जो डेटा जो की बन के आ रही है ना उसकी। तो ये डेटा है, तो ये जो ये डेटा है ना, मुझे यहाँ पे फ्रंट एंड पे पोस्टमैन पे जो शो हो रहा था वो क्या शो हो रहा था, उसका ये जो ये है, ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है ये डेटा है। डेटा के अंदर ये सारी चीजें हैं, एक और डेटा जो मैं भेज रहा हूँ और एक जो मैसेज मैं भेज रहा हूँ अपने सर्वर से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा को लॉक कराते हैं अब की बार, रिस्पॉन्स डॉट डेटा को लॉक कराया। अब मैंने उसको सेव किया तो ये दोबारा एपीआई कॉल हुई और इसने ऑटोमेटिक यहाँ पे लॉक लगा दिया, ठीक है। अब मेरा सिर्फ डेटा डेटा लॉग हो रहा है, एक मैसेज है और एक डेटा है, डेटा के अंदर क्या है, प्रोडक्ट्स है और पेजिनेशन है, ठीक है। तो अब इनको निकालेंगे, इनको निकालने के लिए मैं यहाँ पे कॉन्स्ट एक आइटम नाम से एक बना देता हूँ, आइटम्स, ठीक है। तो आइटम्स कैसे निकलेगा, तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट डेटा डॉट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो मेरा यही था ना, एक तो रिस्पॉन्स था, रिस्पॉन्स के अंदर डेटा है, डेटा के अंदर एक डेटा जो मैं भेज रहा हूँ बैकएंड से, और फिर उसके अंदर एक प्रोडक्ट्स नाम से की है, ठीक है। अब इसको ना एक इफ एक वो लगा लेते हैं, इफ अगर रिस्पॉन्स कहाँ गया, अगर रिस्पॉन्स के अंदर डेटा है एंड रिस्पॉन्स के अंदर डेटा, अगर ये दोनों वैल्यू हैं, तो ही इसके अंदर आइटम्स, मतलब प्रोडक्ट्स की मेरी लिस्टिंग किसमें आ गई, इसके अंदर आ गई। अब हम क्या करेंगे, मुझे उस इस वेरिएबल में वैल्यू सेट करनी है, तो इस वेरिएबल वैल्यू सेट करने के लिए यूज स्टेट का यूज करेंगे, ठीक है। सेट, ये ना फंक्शन का नाम है, ये कुछ भी लिख सकते हैं हम, ये वेरिएबल का नाम है और ये फंक्शन का नाम है, ये कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट्स है तो सेट प्रोडक्ट्स ही लिखें, लेकिन वो इजी के लिए, ताकि याद रहे, हम सेम सेम कर देते हैं। तो फिर यहाँ पे करेंगे सेट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब मैं इसको लॉक कराता हूँ, इसको हम, इसको लॉक क्या कराना, इसको लॉक छोड़ो, इसको ना यहाँ पे कंटेनर है ना इसके नीचे, यहाँ पे जेसन डॉट पास कर देते हैं, नहीं स्ट्रिंगिफाई सॉरी, वैसा स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा वहाँ पे पूरा का पूरा, ठीक है। अरे सॉरी, यहाँ पे हमें आइटम्स डालना था, ठीक। तो जैसे ये पे ऑलरेडी डेटा बहुत सारा भर भर के हमारे पास आ गया, ठीक। अब बस इस डेटा को मुझे क्या करना है, यहाँ पे आइटरेट कराना है। तो प्रोडक्ट को यहाँ से हटाएंगे, अब हम क्या का यूज कर रहे थे, एरे यूज कर, छः छः का एरे यूज कर रहे थे, अब यहाँ पे इसको हटाएंगे हम, यहाँ पे करेंगे प्रोडक्ट्स, यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे भाई, अगर प्रोडक्ट्स है, कहाँ है, प्रोडक्ट्स है और एंड प्रोडक्ट्स की लेंथ क्या है, ग्रेटर देन जीरो, मतलब वैल्यू भी तो होनी चाहिए तभी तो कराएंगे, तो ही ये तो ये वहाँ पे मैप मैप लगाए, ठीक। तो आइटम ये लेगा दो पैरामीटर, एक होगा आइटम और एक होगा की को हम डालेंगे यहाँ पे,
ताकि हमें एक एरर आई थी ये वाली, ये यूनिक की वाली, ये सॉल्व हो जाए। और अब आइटम है, अब इसमें हमने इसको हम कमेंट करेंगे, इसको हम कर देते हैं बंद, ठीक। मेरा वहां से बैकएंड से चार रिकॉर्ड आ रहे थे, चार ही लूप हो रहे हैं, लेकिन इसका डेटा अभी डायनेमिक नहीं है। तो अब इसमें हमने इसी वीडियो में अभी क्या चीज, एक तो यूज इफेक्ट देखा क्या होता है, यूज स्टेट देखा, ठीक है। तो स्टेट वेरिएबल के लिए अब एक चीज और देखेंगे, प्रॉप्स, ठीक है। अब क्या है ना, मेरे पास एक कंपोनेंट तो ये प्रोडक्ट कंपोनेंट है ही एज अ पेरेंट मान लो। अब एक कंपोनेंट और है प्रोडक्ट, ये मतलब प्रोडक्ट्स का मेन है। और एक एक आइटम आइटम के लिए, मतलब एक एक प्रोडक्ट के लिए। अब एक और आप बनाया था, तो इसके अंदर डेटा डायनेमिक करना है। तो डायनेमिक करने के लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ से एक एक की को भेजता हूँ, एक एट्रीब्यूट बनाता हूँ प्रोडक्ट नाम से। कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसको आइटम ही कर देते हैं, ठीक है, आइटम आइटम। ठीक, तो जो ये वाली वैल्यू है, वो मैंने एक एक एट्रीब्यूट बनाया है यहाँ पे, जैसे नॉर्मल एचटीएमएल में होता है। बस एक जस्ट एक एट्रीब्यूट बनाया, उसको मैंने वैल्यू क्या असाइन कर दी, ये वाली जो आइटम यहाँ से निकल रहा था प्रोडक्ट्स के अंदर। ये एरे ऑफ प्रोडक्ट्स है, तो यहाँ से एक एक प्रोडक्ट को निकालेगा ये। तो ये वैल्यू मैंने इस आइटम को असाइन करी। अब ये जो प्रोडक्ट वाला जो था मेरा कंपोनेंट, अब मैं इसको ओपन करता हूँ, इस कंट्रोल एंड देन प्रेस, तो ये मेरा प्रोडक्ट वाला कंपोनेंट ओपन हो जाएगा, ठीक। अब जो मैंने वैल्यू वहां से भेजी है एज अ एट्रीब्यूट, वो कहाँ पे एक्सेप्ट करूंगा, इसके पैरेंथेसिस में, यहाँ पे प्रॉप्स। तो इसी चीज को कहते हैं प्रॉप्स। वहां पे मैंने एक एट्रीब्यूट बनाया, वैल्यू सेट करी, और दूसरे कंपोनेंट में, चाइल्ड कंपोनेंट में आके उस वैल्यू को एक्सेप्ट करूंगा। तो इसके अंदर जो वैल्यू होगी ना, वो प्रॉप्स के अंदर आइटम लिखूंगा तो ही एक्सेस कर पाऊंगा, प्रॉप्स डॉट आइटम, ठीक है। प्रॉप्स डॉट आइटम, एक तो ये तरीका है। या तो मैं कॉन्स्ट, यहाँ पे एक आइटम, इसको डीस्ट्रक्चराइज कर लूँ, क्या टाइप कर रहे हैं भाई, या तो इसको डीस्ट्रक्चराइज कर लूँ, ठीक है। ये आइटम निकल के आ गया, अब इसको लॉग कराऊंगा तो यही होगा। यहाँ पे हम कराते हैं लॉग कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिख देते हैं हम आइटम, ठीक। इसको करते हैं सेव, इसको भी करते हैं सेव। चलते हैं अपने कोड में, ठीक है। अब हम दोबारा इंस्पेक्ट कर, कंसोल देखते हैं, कंसोल चेक करेंगे हम। तो यहाँ पे देखेंगे, देखो अब इसने प्रिंट करा दिया ना। अब ये एक एक आइटम प्रिंट करा रहा है, ठीक। ये अलग है, सेम सेम है क्या, अच्छा सॉरी, कैटेगरी सेम थी। आईडी देखो, आईडी डिफरेंट है, यहाँ पे 27, यहाँ पे 2D 9, ठीक है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। अब क्या करना है हमको, एक दो तीन चार, चार आइटम थे, चार इसने लॉक करा दिया। अब तो मेरा डेटा, जो एक एक आइटम का डेटा था, वो पास हो रहा है वहां पे। तो अभी हम इसको बस यहाँ पे शो कराना है। अब यहाँ पे शो कराने के लिए क्या करेंगे, इस आइटम के अंदर वैल्यू क्या क्या है देखो। किसी भी आइटम को, एक एक आइटम को खोलो। सबसे पहले क्या नाम, क्या शो कराना है, मुझे नेम शो कराना है, नेम। तो उस आइटम के अंदर एक की है नेम नाम से, आइटम डॉट नेम। मुझे किसी भी डायनेमिक वैल्यू को, अगर स्टेट वैल्यू को प्रिंट कराना है, लॉक मतलब शो कराना है फ्रंट एंड पे, तो फिर मैं ऐसे पैरेंथेसिस का यूज करूंगा, और उसमें वो वेरिएबल ऐड कर देंगे बस। और यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन सेम हमारे ये कर्ली ब्रेसेस आइटम डॉट आईटी डिस्क्रिप्शन, सेम प्राइस के साथ आइटम डॉट प्राइस पर क्वांटिटी। हो गया ना, ये तीनों चीजें आ रही हैं, ठीक है। मेरा नाम आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, नाम आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, नाम आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, ठीक है। हाँ, प्राइस भी सबका डिफरेंट है, ठीक। इमेज इमेज को फिक्स करना है, तो इमेज को फिक्स करने के लिए क्या करेंगे,
तो इमेज का जो मेरा पाथ आता है वो क्या आता है, दोबारा करते हैं रिफ्रेश, लॉग चेक करेंगे। ठीक है। इमेज का मेरा पाथ क्या आता है, प्रोडक्ट्स, फिर उसकी जो जो भी है। तो ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने अपने बैकएंड वाले जो यूआरएल है, बैकएंड का जो बेस यूआरएल है, उस उससे कॉन्केट कराऊंगा इसको। तो बैकएंड का यूआरएल क्या है मेरा, ये स्लैश, और इससे कॉन्केट कराएंगे हम इसको। इसको कर लिया मैंने कॉपी। तो मेरा ये दे दिया, ठीक। तो अभी हम यहाँ पे फिलहाल के लिए एक काम करते हैं, आइटम तो कॉन्केट कराने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, ये। तो पहले तो हम आइटम, इसको ये रहेगा हमारा डायनेमिक, तो फिर हम ऐसे यूज करेंगे आइटम डॉट डॉट क्या था, इमेज। और हमारा जो बेस यूआरएल था उसको हम करते हैं कॉपी, ठीक है। इसको करते हैं सेव। हमारी इमेजेस होगी साइज साइज डायनामिक, ठीक है। अब इसको क्या करना है यार, इसको यहाँ नहीं डालते, इसको क्या करते हैं, हमने देखा था नोड जेएस में हमने क्या किया था, एक ईएनवी क्रिएट कर दी थी, ठीक है, एक ईएनवी करी थी, सारे के सारे बेस यूआरएल बाकी सारी चीजें वहां डाल देते हैं। तो सेम सेम काम हम रिएक्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन रिएक्ट में हमें कोई एक्सटर्नल पैकेज इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बस सिंपल हम रूट फोल्डर में जाते हैं, रूट में जाते हैं, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे डॉट env, ठीक है। बस यहाँ पे हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, जो भी हम इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करेंगे उसका नाम ऐसे होगा, रिएक्ट अंडरस्कोर ऐप अंडरस्कोर। अब यहाँ पे हमें ये अपने वेरिएबल का नाम लिखना होगा, एपीआई यूआरएल बैकएंड, बैकएंड एपीआई लिख देते हैं, बैकएंड एपीआई, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू थी वो यहाँ रख दी हमने, ठीक है। और अब इसको हम करते हैं कॉपी। अब ये करने के बाद हम अपने सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ता है, कंट्रोल सी, कंट्रोल। हम्म, ये हो रहा है। और इसमें हो गया, ठीक है, डॉलर। अब जैसे हम वहाँ यूज करते थे वैसे ही साम सेम यहाँ यूज करेंगे, प्रोसेस डॉट env डॉट रिएक्ट ऐप बैकएंड एपीआई। अब हम अपने, अब हमने लिंक नहीं लगाया कहीं पे, लिंक लगा देंगे अभी यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग हो गई। तो ये जो ये आ रहा है डायनेमिक आ रहा है। अब एक काम करते हैं, हमारा जो ये जो बेस यू आ रहा है रिएक्ट ऐप बैकएंड एपीआई, इसको इसको यहाँ पे भी सेम यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हम एपीआई कॉल करा देते हैं, यहाँ पे भी है ना। इसको हम यहाँ पे ऐसे जाते हैं, डॉलर, ठीक है, एपीआई, ठीक है, हो गया। ठीक, एपीआई कॉलिंग भी हो रही है हमारी, और यहाँ पे डेटा भी शो हो रहा है, ठीक है। इसमें थोड़ा डिस्क्रिप्शन कम है तो इसलिए ऊपर नीचे हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट काम करेंगे, यहाँ पे साइन इन साइन अप के लिए एक पेज बनाएंगे जिसमें कस्टमर आएगा, साइन इन साइन अप कर पाएगा, ठीक है। साइन इन साइन अप करने के बाद लॉग इन करेगा, फिर ऐड टू कार्ट करेगा, चेकआउट करेगा, ये सारे पेजेस बनाएंगे अभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।